ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। गीता, जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो मोहन की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि मोहन का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया था। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और मोहन की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। मोहन का बहुत पैसा फंस गया और सास ममता का लहजा भी गीता के लिए बदल गया। बहू, अब साज श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह गीता ने अपने सारे गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो गीता एक रानी की तरह रहती थी, इसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर राम ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, सीता, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। सीता ने भी राम की हिम्मत बढ़ाई। जी, जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है सीता, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताज़ा फल सब्जियां उगाकर वहाँ बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूँ। हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और राम उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब राम सब्जियां बेचकर वापस घर आया, अरे सुनो सीता, बाहर तो आओ जरा। राम की आवाज सुनकर सीता घर से बाहर आई तो उसने देखा कि राम के हाथ में कुछ बैग लटके हुए थे। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे सीता, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज मैं 10,000 की सब्जियां बिक गईं। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अजी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे। हाँ सीता, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। अजी, ये भी कोई कहने की बात है। आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? पहले अंदर तो चलो, सब बताता हूँ। इस तरह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और राम वो बैग सीता के हाथ में देते हुए कहता है, सीता, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। जब सीता ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियां रखी हुई थी। अजी, ये तो बहुत सुंदर साड़ियां हैं। क्या मेरे लिए हैं? नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। ये सुनकर सीता के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया। ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। मेरी फूलमती, मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती हैं क्या? हाँ? ये सुनकर सीता मुस्कुरा देती है। इस तरह राम की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। सीता ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने एक एक रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की माँ की बरसी थी तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियां पहनी हुई थी। अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या होगा, लेकिन सीता का पता नहीं। सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा। नहीं नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। राम ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। ये सुनकर गीता की जलन और भी बढ़ गई। खैर, कुछ ही दिन बाद मोहन की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा गीता पर टूटने लगा। वो दिन रात गीता को ताने मारने लगी। अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल के अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? हमने तुझसे मोहन की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो मोहन की मदद तो करते। ये सुनकर गीता को बहुत बड़ा धक्का लगा।
उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, वो उसे सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरह जहां सीता की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गीता की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। गीता रसोई के एक कोने में बैठी थी। रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करमजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत लाई। कुलक्षिणी है तो कुलटा। ये सब सुनकर भी मोहन चुप था। उसकी चुप्पी गीता के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। गीता को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह मोहन की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर पर भी बिकने की नौबत आ गई थी। सास ने बेरुखी आवाज में कहा, तू अपने मायके चली जा कुलटा। यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं हैं। गीता का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब गीता अपने मायके पहुंची तो हरिनाथ शर्मा उसे देखकर चौंक गए। बेटा गीता, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? और तेरी आंखों में आंसू? क्या हुआ मेरी बच्ची? अपने पिता की आवाज सुनते ही गीता फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा। मैं कहीं की नहीं रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। हरिनाथ गीता को घर के अंदर ले गए, लेकिन गीता लगातार रो रही थी। इसलिए हरिनाथ ने अपनी बड़ी बेटी सीता को